पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। वो कह रही है कि पाकिस्तान इस खित्ते का एक मेजर रीजनल पावर है और यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी? क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी? और वो भी हम हार किससे रहे हैं? पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स होता है उसमें यूरोप पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है यहाँ पर कि ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है जो इंडिया नहीं मानता है। पाकिस्तान क्यों इस मदर ऑफ ऑल डील्स को खत्म करना चाहता? आप देखो तो सक्सेसफुल तो जरूर हुआ है इस स्टेटमेंट के बाद, जिसमें इसने काफी तारीफें भी की पाकिस्तान की। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है कि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है। जीएसपी प्लस स्टेटस है पाकिस्तान के पास जो कि ईयू ने दे रखा है। आखिर ये कौन सा स्टेटस हो जाता है जो हमारी मदर ऑफ ऑल डील से भी बड़ा है? पाकिस्तान के लिए इट्स अबाउट 66 to 70% ऑफ देयर गुड्स जो यूरोप को जा रहे हैं वो जीरो टैरिफ पे जाते हैं। तो पिछले 5 साल से पाकिस्तान हैज बीन द नंबर 1। ये इम्प्लीमेंट हो इससे पहले ही पाकिस्तान ने भैया मीटिंग सेट कर ली ईयू के साथ और दिखाया कि देखो मेरी कितनी बड़ी जो कूटनीतिक जीत है वहां पर दिख रही है। पाकिस्तान से 55,000 एक्सपर्ट्स वगैरह माइग्रेट लेकर आ रहे हैं वर्कर्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने कहा कि भाई तुम लोग इंडिया क्यों नहीं गए? यानी कि इससे ये पता चला कि भैया पाकिस्तान ने हमसे पहले ही एक बेहतरीन डील ईयू के साथ साइन कर रखी थी। यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज इंडिया ने नहीं की है। इटली में मेलोडी चॉकलेट लेके गए थे, वो मेलोनी के ऊपर मतलब छोटे बच्चों की तरह लाइन नहीं मारते स्कूल में, उस तरह वो लाइन मार रहे थे। इट इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान भारत से आगे हो चुका है। अभी यूरोपियन यूनियन के कमेंट आए हैं कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन का एक बयान आता है साहब। ये क्यों आता है? यूरोपियन कमीशन की जो डेप्यूटी है काजा कल्लास, वो इस्लामाबाद के टूर पे आती हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के टूर पर। और इसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाया जाता है। अब ये पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की 9th स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी और इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। हालांकि काजा कल्लास ने पहले शहबाज शरीफ और बाद में असीम मुनीर से भी मुलाकात की। अब यहां पर कई पॉइंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 11 कहता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंफॉर्मेशन दी। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जो वॉर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। दोनों ने कहा कि दोनों पक्षों के, यानी कि ईयू कहता है कि दोनों पक्षों को, पाकिस्तान और यानी कि रशिया यूक्रेन भी, उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल हैं बातचीत से और डिप्लोमेसी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है। यहाँ पर भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है जो इंडिया नहीं मानता। इंडिया कहता है कि एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। तो अगर यूएन का स्टेटमेंट देखोगे तो उनका ये कहना है कि रशियन यूक्रेन डिस्प्यूट और कश्मीर डिस्प्यूट
यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अनुसार बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाना चाहिए। अब भारत का रुख ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिसमें यूके भी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए, और इंडिया उसको अंदर लाने के चक्कर में नहीं रहता। अब ये क्या कहा जाए, अल्टीमेटली ईयू की ये जो भूमिका है ये थोड़ी सी यहाँ पर भारत को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ईयू के बारे में। आखिर क्यों पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है, और जिस प्रकार से ईयू ने बयान दिए हैं इससे ये लग रहा है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, जबकि अभी हमारे यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। आखिर पूरा मामला क्या हो जाता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं, और मीटिंग किसके किसके बीच में हुई है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खबर हो जाती है कि पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, यानी कि ईयू ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि हम किससे रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को शॉर्ट करने के लिए, या एक तरीके से कह लो बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए, उन्होंने कह दिया कि हम तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो हर किसी से अपने रक्षा का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से मामले को सेटल डाउन करने का प्रयास किया है। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि इंडिया के ऊपर क्या ये टॉन्ट कसा गया था, इंडिया को लेकर के कहा गया था, तो इंडिया का नाम बीच में शामिल ऐसे नहीं किया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो और क्यों यहां पर ये कहा जा रहा है भले ही इंडिया को नाम ना लिया गया हो, लेकिन टारगेट यहां पर इंडिया था। चलो यहां पर देखते हैं एक ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसने लिखा कि भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी है ईयू के एचआर वीपी मिस काजला खालसा से, और इसके साथ इस्लामाबाद में आज इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल करके आई हैं। और इसी मीटिंग के बाद ये जो बयान आया था जिसने पूरी सनसनी फैला दी कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी, और वो भी हम हार किससे रहे हैं, पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। आगे आ जाते हैं। तो ये पूरी न्यूज हर जगह चर्चा में चल रही थी दैट ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स टू विजिट पाकिस्तान टुमारो, ईयू स्ट्रेटेजिक विजन अ फाउंडेशन फॉर डीपर पाकिस्तान ईयू पॉलिटिकल टाइज। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है और आपका जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल टाइज भी हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं डे बाय डे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से निशाना साधा गया है, और बात कर लेते हैं जो अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया गया है। अगर हम कहें तो भैया अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है, और धीरे धीरे हमारे और जो तालिबानी सरकार है उसके साथ भी संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने तालिबानी सरकार को एज अ गवर्नमेंट मान्यता नहीं दी है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक युद्ध चल रहा था, ठीक है, और डूरंड लाइन यहाँ पर विवाद बनी हुई थी। अब अगर इस डूरंड लाइन को ईयू कहता है, मान्यता दे देता है, तो हमारे ये पर्सनल क्लैश उत्पन्न हो जाएंगे ईयू के साथ, और इससे हमारी जो डील हुई है ना वो इफेक्ट हो सकती है, और इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये हमारी 27 फरवरी 2026 में जब पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेज दैट कंट्री इज ओपन वॉर विद अफगानिस्तान आफ्टर द स्ट्राइक्स, ये खबरें हमने देखी थी कि भैया दोनों के बीच में क्लासेस चल रहे हैं, और यहां पर कई बार ये भी कहा गया था कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के सपोर्ट से हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तो अगर ईयू ये स्टेटमेंट देता है कि हर एक नेशन को रक्षा का अधिकार है, पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, तो ईयू इनडायरेक्टली यहां पर ये जस्टिफाई कर रहा है कि भैया अगर वो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं या फिर इस तरीके से एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पर क्या हो जाता है, पाकिस्तान सही हो जाता है। यानी कि झुकाव एक नजर आया है ईयू का पाकिस्तान की तरफ। फिर तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो अफगानिस्तान में बार बार क्लेम किया जा रहा है, जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान को इंडिया की बैकिंग हो जाती, तो ईयू क्या इसको भी मानने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो नजर है वो हमें आया। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों इतना ज्यादा झुकाव रख रहा है भैया, क्या चीजें हो जाती हैं, और पाकिस्तान क्यों इस मदर ऑफ ऑल डील्स को खत्म करना चाहता था और क्यों परेशान था इतना ज्यादा, जिसमें वो थोड़ा ही आप देखो तो सक्सेसफुल तो जरूर हुआ है इस स्टेटमेंट के बाद। चलो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा दैट Pakistan's exports to Europe
increases by 8.62% to 7.55 billion in 10 months। और ये यूरो में है हमारा। ये अचानक से 10 महीने में कैसे इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, क्या चीज़ें रही हैं, ये भी बताएंगे क्यों इंक्रीज हुआ है। Importance of Pakistan's trade with the UK as a part of the EU, with the EU and the UK is Pakistan largest export destination and second largest source of import। ये चार्ट आपको शो करता है कि किस तरीके से दोनों के बीच में जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है आपको एक अलग लेवल पर देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले जब EU के साथ ही हम दोनों व्यापार कर रहे थे तो पाकिस्तान ने एक हमारे जो बासमती राइस है इसको लेकर के दावा ठोका था कि ये हमारा हो जाता है, और पाकिस्तान ने कहा था ये हमारा हो जाता है। उस स्लॉट में EU ने दोनों को जगह थी। तो क्या EU डबल गेम खेल रहा है या फिर EU सिर्फ न्यूट्रलाइज होना चाहता है कि भैया देखो हमें क्या है, इंडिया के एक्सपेक्ट एक अलग मार्केट भी क्रिएट करनी, हम इंडिया पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान है ना वो पता है किसमें शामिल है। सिंस जनवरी 2014 पाकिस्तान हैज GSP प्लस स्टेटस है पाकिस्तान के पास, जो कि EU ने दे रखा है। आखिर ये कौन सा स्टेटस हो जाता है जो हमारी मदर ऑफ ऑल डील से भी बड़ा है और जिसकी वजह से 10 महीने में इतना बड़ा प्रॉफिट पाकिस्तान ने कमाया है। ये एक ट्विस्ट एंड टर्न पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, और अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में पता है तो जरूर बताना कि क्या आप पहले से जानते थे कि भैया ये क्या हो जाता है GSP प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को दे रखा है EU ने, जिससे ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया को तो ठीक है, आपने बोला कि मदर ऑफ ऑल डील्स हम साइन कर रहे हैं, लेकिन उस मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि हमारी पूरी की पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी, हमारे पास जो पैसा आता है, हमारी जो चीजें वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी। तो इस वजह से ये इंप्लीमेंट हो इससे पहले ही पाकिस्तान ने भैया मीटिंग सेट कर ली EU के साथ और दिखाया कि देखो मेरी कितनी बड़ी जो कूटनीतिक जीत है वहां पर दिख रही है। अब व्हाट इज GSP प्लस? तो ये एक स्पेशल इंसेंटिव एग्रीमेंट होता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस that support vulnerable developing countries। यानी कि इससे ये पता चला कि भैया पाकिस्तान ने हमसे पहले ही एक बेहतरीन डील EU के साथ साइन कर रखी थी। यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज इंडिया ने नहीं की है ऑलरेडी, और उसके लिए 66% से भी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो EU के टैरिफ फ्री थे। उसके लिए जो ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया ये दिखाता है कि कैसे स्ट्रॉन्ग पकड़ पाकिस्तान ने EU पर बनाई है। इंडिया तो बाद में एक डील साइन कर पा रहा है, हम जो इतना बड़ा बड़ा चिल्लाए थे मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स, अब आपको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान तो पहले ही बहुत अच्छे स्टेटस में शामिल हो जाता है, बट इट्स अ वल्नरेबल कंट्री, हमें ये याद रखना होगा। नाउ एट अ ग्लांस EU प्रेफरेंशियल इंपोर्ट्स फ्रॉम GSP बेनिफिशियरी कंट्रीज 2024, जहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट मिला है इसकी वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो इसका 51% अप्रॉक्सीमेटली GDP 2024% में बढ़ा है, साथ ही साथ नेचुरल गैस रिजर्व में हो चाहे एक्सपोर्ट प्रोडक्शन में हो। GSP प्लस प्रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं, ट्रेड पार्टनर्स की बात करते हैं। EU एंड द UAE एंड द US आर पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स यहाँ पर हो जाते हैं, जिसमें चाइना है, उसके बाद EU है, फिर UAE है और फिर यहाँ पर US हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ट्रेड विद EU की बात करें तो भैया यहाँ पर 11.0 बिलियन यूरो से लेकर के 2024 में अब अप्रोक्सीमेटली हर साल दर साल 12 से 24% तक यहाँ पर बढ़ रहा है। तो किस तरीके से देखोगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी बची हुई है। ये देखिए 11 बिलियन अपेयर द लार्जेस्ट प्रोडक्ट सेक्शन अंडर द GSP प्लस मिलियन 2024 किस तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक तरफ आप इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन करते हो, इंडिया को सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ जब आप वहां पर विजिट करने जाते हो तो आप इस तरीके की एक सिचुएशन क्रिएट करके आते हो। तो अब क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि क्या ये इंडिया की बड़ी कूटनीतिक हार हो जाती है या फिर ये पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो जाती है, और इससे भारत को अब क्या सीख लेनी चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम पर बहुत ज्यादा खुश थे कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो सिनेरियो अभी बना है, जिस तरीके से बातें निकल करके आई हैं, कल को अगर UN में पाकिस्तान मुद्दा उठाता है
राइट भारत से रिलेटेड, कश्मीर से रिलेटेड, तो क्या ईयू का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होगा या फिर वो भारत के लिए खड़ा होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हम तो कह रहे थे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी डेवलप होगी। अगर मुद्दा आ जाता है कभी कश्मीर का, चाहे वो आप देख लो पाकिस्तान के आतंकवाद का, तो ईयू इंडिया का सपोर्ट करेगा। लेकिन जिस तरीके से झुकाव नजर आया, जिस तरीके से बातें कही गई हैं, उससे तो ये लग रहा है कि शायद यूएन में भी ईयू का झुकाव जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ना वो इंडिया की तरफ होगा ना वो पाकिस्तान की तरफ होगा। तो उस तरीके से हमारे डील साइन करने या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का कोई बहुत ज्यादा मतलब निकल करके आया नहीं। लेकिन अब जो मीटिंग हो रही है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। मैं आपको तफसील बताऊंगा कि एक्चुअली क्या कर रही हैं। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इनका नाम है काया लिखते हैं लेकिन इट्स प्रोनाउंस काया कैलस है। शी इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट, आपने कई बार देखा होगा उनको, डॉक्टर जयशंकर के साथ भी वो मीटिंग्स वगैरह में आते रहते हैं। तो बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू व्हाट शी इज़ सेइंग। तो एक बात जो इन्होंने कही ये सुनने लायक है कि वो पाकिस्तान को एक मेजर रीजनल पावर की हैसियत दी है। Pakistan is a major regional power and an important partner for the European Union. वो कह रही है कि पाकिस्तान इस खित्ते का एक मेजर रीजनल पावर है और यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। तो ये कह रही है देखो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स होता है उसमें यूरोप पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूरोप इज़ बिगर देन चाइना और अमेरिका दोनों से कंबाइन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रेटिजिकली अमेरिका के अब बहुत करीब हो गया है और फिर चाइना के साथ तो पुरानी दोस्ती ही है। तो लेकिन ये बात मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा तंज भी कर रही है कि भाई तुम उनके साथ ज़्यादा फिरते रहते हो लेकिन ट्रेड तो हमारे साथ कहते हो। इनफैक्ट पाकिस्तान का जो ट्रेड है मैं देख रहा था तकरीबन 8,500 बिलियन यूरो है ईरान एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के टू यूरोप, $10 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये जो GSP प्लस है वो एक यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके जो तकरीबन 66-70% एक्सपोर्ट्स और यूरोपियन यूनियन के साथ है ये ट्रेड। सो जो 27 मुल्क है यूरोप के विच आर पार्ट ऑफ EU उसके साथ। तो जो GSP प्लस है अगर आप उस प्रोग्राम में हैं तो फर्स्ट यू हैव टू बी ए डेवलपिंग कंट्री। GSP प्लस अमेरिका को नहीं मिलता। तो आपके तकरीबन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन पाकिस्तान के लिए इट्स अबाउट 66-70% ऑफ देयर गुड्स जो यूरोप को जा रहे हैं वो ज़ीरो टैरिफ पे जाते हैं। इट्स लाइक सेइंग 2014 से ये GSP प्लस प्रोग्राम में हैं और उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान यूरोप को बेसिकली बगैर टैरिफ के जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान बेसिकली गारमेंट्स है जिसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। जियोपॉलिटिक्स का भी मामला है। ईरान के साथ अब पाकिस्तान हैज़ बिकम द मेन इंटरलॉक्यूटर कह सकते हैं। जो डिप्लोमेसी हो रही है वेस्ट की ईरान के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों अमेरिका के लिए भी यूरोप के लिए भी वो अब पाकिस्तान के थ्रू ही जा रहा है जिसमें इसने काफ़ी तारीफ़ें भी की पाकिस्तान की फॉर इट्स रोल। तो वो दे हैव रियलाइज्ड कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है उसके वजह से द इम्पोर्टेंस इज़ के सॉफ्ट पावर जो बढ़ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि दे आर ट्रीटिंग इट एज अ मेजर पावर। जैसा आप लोग जानते हैं चंद साल पहले मतलब 1.5 साल हो गया, शायद 1.5 साल हो गया, जब मैं टर्की गया था तो मुझे मार लग गया था, मैं गिर गया था टर्की में। तो आई हर्ट माई एंकल। तो वहाँ पे मैं 3-4 दिन के लिए एक्स्ट्रा रहना था तो मैं नॉर्थ मैसिडोनिया चला गया था। तो नॉर्थ मैसिडोनिया इंटरेस्टिंग मुल्क है। मदर टेरेसा वहीं से आती है, स्कोपी है उसके सिटी कैपिटल का नाम। जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई फॉर्मर प्रेसिडेंट से, उनके जो करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनके साथ एक लंबी मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई। सो आई मेट अ लॉट ऑफ उनके पॉलिसी मेकर्स इन नॉर्थ मैसिडोनिया। तो उन दिनों में चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान से 55,000 एक्सपर्ट्स वगैरह माइग्रेट लेकर आ रहे हैं वर्कर्स फ्रॉम पाकिस्तान।
तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी, मैंने कहा कि भाई तुम लोग इंडिया क्यों नहीं गए टू गेट, अगर आपको वर्कर्स और टैलेंट चाहिए था तो वाई वॉज इंडिया नॉट योर फर्स्ट चॉइस। तो it was a very interesting thing कि वो पाकिस्तान, so Pakistan has some influence in Europe or some contacts in Europe। तो पिछले 5 साल से पाकिस्तान has been the number one, उनकी जो competition होता है Erasmus का, it's a very good scholarship। So I don't know whether India is part of it or not, लेकिन Europe like पाकिस्तान का तो नहीं पूछा, मैं टर्की में कई इरास्मस के रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस में मैं हिस्सा ले चुका हूँ। सो आई नो कि इट्स फॉर सम कंट्रीज इरास्मस स्कॉलरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके हायर एजुकेशन के लिए, उनके स्टूडेंट्स को यूरोप भेजकर एडवांस डिग्रीज मास्टर्स और पीएचडी हासिल करने के लिए। सो शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कि पिछले 5 साल से पाकिस्तान वाज नंबर 1 इन इरास्मस स्कॉलरशिप। सो एनीवे फिर ये वो तारीफ़ कर रही है कि आपने जंग रोका, सीज़ फायर, वो जो डायलॉग जब जेडी वैंस पाकिस्तान गए थे उसका जिक्र किया। सो शी बेसिकली प्रेजिंग पाकिस्तान, अब क्या आपने सीज़ फायर रोकने की कोशिश की, और सो बेसिकली इट शोज़ के आजकल पाकिस्तान इज़ गेटिंग मोर अटेंशन। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी वो जो भी करते हैं मास्टर स्ट्रोक होता है, तो उनका एक मास्टर स्ट्रोक आपने अभी देखा, इटली में मेलोडी चॉकलेट लेके गए थे, वो मेलोनी के ऊपर मतलब छोटे बच्चों की तरह लाइन नहीं मारते स्कूल में, उस तरह वो लाइन मार रहे थे मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर को। तो उसको इंडिया में तो बहुत खुश सारी पब्लिक के वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है डिप्लोमेसी का। इस तरह की चीज़ें में अटेंशन पे करते हैं ज़्यादातर। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आजकल जियो पॉलिटिकल इशू है जिससे सारी दुनिया को असर हो रहा है, सारी दुनिया की इकॉनमी पे असर हो रहा है, उसमें इट इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान भारत से आगे हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ें करते रहते हैं आसिम मुनीर की और शहबाज शरीफ की, अभी इसाक दार की बारी है। सो पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली राइजिंग डिप्लोमेटिकली। उससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, उसकी इकॉनमी पर, उसकी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पे, वो तो हम अभी नहीं जानते। पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स पे इतना फोकस्ड है कि वो जियो इकोनॉमिक्स को neglect कर रहा है। I think it's time for Pakistan to focus on economy and trade, fight corruption, improve human rights वगैरह।